हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव है। बीएचएल भोपाल से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। रहने वाला एक छोटी सी जगह से था, सुजालपुर से। बचपन में ही भगवान ने कुछ मेरे सर में ऐसा चिप्स डाल दिया था कि मैं जो भी सोचता था वो बड़ा ही सोचता था, बहुत अच्छा सोचता था और मैं किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता था। बड़ी सोच के कारण सोचता था कि ज़िंदगी में आए तो कुछ बड़ा करके जाएं। तो कुछ सोचता था कि मेरे नाम के आगे कुछ लगना चाहिए कि सुरेश श्रीवास्तव कुछ ना कुछ खिलाड़ी का नाम होता है या जैसा और लोग का नाम होता है। वो मेरी सोच रही थी। मैं बोला चलो स्पोर्ट्स में कुछ करते हैं। काफ़ी कोशिश करी लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। तो जगह छोटी थी, सपने बड़े थे। वहाँ से निकल के सुजालपुर एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, जहाँ पे मेरी सोच बड़ी हुई और वो बड़ी सोच के कारण मुझे सुजालपुर छोड़ के भोपाल आना पड़ा। जब मैं दोस्तों भोपाल आया था तब वहाँ मुझे कोई जान पहचान नहीं थी। मेरी उम्र मात्र 17 साल की थी और सपने बड़े होने के कारण मैंने सोचा, डिसाइड कर लिया था कि मेरे जो बड़े ड्रीम हैं, बड़े सोच है, बड़े सपने जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में, वो यहाँ पे फुलफ़िल हो सकते हैं। मैंने काफ़ी प्रयास किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। उस टाइम पे मेरे पास रहने को जगह नहीं थी और एक मात्र एटलस साइकिल थी, उससे मैं सफ़र चालू किया। मैंने स्पोर्ट्स में सोचा कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारा नाम आता है, टीवी में आता है, पेपरों में आता है, तो नाम होता है, लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जोड़ सोचते हैं, उनको सम्मान मिलता है। तो उसके कारण मैंने जूडो सीखना चालू करा। काफ़ी मुसीबतों के बाद मैं राष्ट्रीय स्तर तक जैसे तैसे पहुंचा, लेकिन राजनीति के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपना सपने के पीछे भागता रहा। जब मैं किसी को देखता था कि कोई भी खिलाड़ी के पीछे, या टीवी में देखते थे कि उनके पीछे इंडिया लिखा हुआ होता था, तो जब मैं उनको देखता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि काश मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जो भारतीय टीम में मैं आ जाऊं और मेरे पीछे भी और आगे भी हिंदुस्तान का झंडा हो और इंडिया लिखा हुआ हो। मैंने प्रयास करता रहा, बहुत सारी मुसीबतें झेलते रहा। लोगों ने बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन जितना लोगों ने मुझे नीचे दबाने की उससे ज़्यादा मैं उभर के ऊपर आया और काफ़ी फिर मैंने बोला अभी खिलाड़ी तो बन नहीं सकते। मैंने अपने वहाँ पे जो आसपास के बच्चे थे उनको कोचिंग चालू किया और जो मेरा अनुभव था जूडो का मैंने वहाँ पे उनको देना चालू किया और धीरे धीरे मेरी एक अच्छी टीम बनी और वो टीम धीरे धीरे मध्य प्रदेश को जीतने लगी और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर वो लोगों ने, मेरे खिलाड़ियों ने जीता। और एक टाइम ऐसा आया कि जब हिंदुस्तान की टीम बनती थी तो उसमें 4-5 खिलाड़ी मेरे क्लब के होते थे, मेरे सिखाए हुए होते थे। मजबूरन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडिया गवर्नमेंट को मुझे महिलाओं का जूडो कोच बनाया और जून 2003-4 के आसपास मैं इंडियन महिला जूडो टीम का कोच बना। और ना केवल कोच बना, मैंने उनको ट्रेनिंग देके और पहली बार हिंदुस्तान की टीम को लेके मैं कोरिया गया। जेजू, जापान और मलेशिया वगैरह, हांगकांग है, चाइना है, बड़ी बड़ी टीमें वहाँ पे आई थी। एशियन जूडो चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पे। तब जो हमारे खिलाड़ी लोग थे, उन खिलाड़ियों को देख के ऐसे नर्वस हो रहे थे कि पता नहीं हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। उनके कपड़े, उनके सूट, उनके जूते देख के हम लोग के खिलाड़ी नर्वस हो गए थे। लेकिन मेरे अनुभव के कारण मैंने उनको हिम्मत बनाई कि नहीं, वो लोग भी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं और हमें खाली हाथ जाना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सफलता जब तक आपको नहीं मिलती है, लोग आपको मदद नहीं करते हैं। मैंने खिलाड़ियों को बोला कि यदि आप हार के जाओगे तो वापस हमें कोई मदद नहीं मिलेगी और यदि हम जीत के जाएंगे यहाँ से तो हम लोग को गवर्नमेंट भी और बाकी लोग भी, सोसाइटी भी, समाज भी, परिवार वाले भी आपको मदद करेंगे। वहाँ पे हम लोग पूरा जोश के साथ खेले और हमारी भारतीय महिला टीम पूरे एशियन चैम्पियनशिप में 3rd नंबर पे आई, 3रे नंबर पे। और उस दिन मेरा जो भी था ज़िंदगी का एक बड़ा सपना कि मेरे कारण हिंदुस्तान का झंडा 3रे नंबर पे लहरा रहा था वहाँ पे। 1st नंबर पे जापान, कोरिया और 3रे नंबर पे हम लोग हिंदुस्तान की टीम थी वहाँ पे। और पहली बार हम लोग कांस्य पदक वहाँ से जीत के लेके आए थे। उसके बाद मेरे को भी जो एक बहुत बड़ा मेरा बचपन का सपना था वो मेरा पूरा हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप कोई चीज़ को बार बार सोचते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, असफलताओं के बाद भी आपके जो सपने हैं वो 99% पूरे होते हैं। लेकिन सोचने की हिम्मत तो बड़ी करना पड़ेगी। मैंने भी एक छोटी सी जगह से निकलने के बाद हिंदुस्तान का बेज लगाने का, हिंदुस्तान का नाम करने का सपना सोचा था, उस दिन मेरा हो गया। काफ़ी कुछ मेरा नाम हो गया था पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश में। सब लोग मुझे जूडो कोच के नाम से जानने लगे। मध्य प्रदेश शासन ने मुझे विश्वामित्र अवार्ड दिया, जो बेस्ट जूडो कोच का अवार्ड होता था वो मुझे प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिले और ऐसे ढेर सारे कई मेरे को मिले। मेरा टीवी में इंटरव्यू आने लगा, पेपर में आने लगा, काफ़ी लोग मुझे जानने लगे और मुझे भी सहायता मिलने लगी लोगों से। लेकिन क्या होता है दोस्तों, केवल नाम से नहीं होता, दाम से भी ज़रूरत होती है। जब मैं कोई खेल किया, मेरा टीवी वगैरह में इंटरव्यू आता था या पेपर में मेरी फ़ोटो आती थी तो मेरी घरवाली बोलती थी कि गुरुजी
जूडो कोच साहब नाम बहुत हो गया है, अब थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दो। फलाने के घर में टीवी आ चुका है कलर्ड, अपने यहाँ ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, उनके यहाँ वर्मा जी का सोफा आ चुका है, आपके यहाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, उनके यहाँ गोदरेज का फ्रिज आ गया है। ऐसी बहुत सारी बातें जब घर में होने लगती थी तब मुझे महसूस हुआ कि केवल नाम से काम नहीं चलेगा, दाम भी चाहिए। उस टाइम पे बहुत सी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हुआ करती थी। लोगों ने मुझे ड्रीम दिखाया कि इसमें आप चले जाओ, आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, इसमें काम करो तो बहुत पैसा आएगा, विदेश यात्रा आएगी, कार भी आएगी। मैंने एक दो जगह ट्राई करा, लेकिन दोस्तों सफलता तो मिली नहीं। और जो घर में 70-80 हज़ार रुपये मैंने बचा के रखे थे वो भी चले गए। एक दो बार और ट्राई किया, मैंने अपने रिलेटिव वगैरह दोस्तों के पैसे भी लगवा दिए, वो कंपनियां भी डूब गई, मुझे उन्हें घर से पैसा जमा करना पड़ा। बाद में ये डिसाइड हुआ कि बीबी ने बोल दिया कि घर के अंदर आज के बाद कोई भी मल्टी लेवल कंपनी, इस टाइप की कंपनी नहीं आना चाहिए। यदि कंपनी आएगी घर के अंदर तो दो में से एक ही रहेगा, या तो कंपनी रहेगी या तुम रहोगे। घर वाली से वार्निंग मिल गया था तो मैंने ज़िंदगी में कान पकड़ लिया था कि दोस्तों अब के बाद मैं कोई लफड़ों में नहीं पड़ूंगा। जो BHL का जॉब है मेरा, उसमें जितने बार आता उसी से अपन दाल रोटी कंप्रोमाइज़ की लाइफ जैसी जीते नौकरी के अंदर, वो करते रहेंगे। लेकिन इस पर कोई कुछ अलग करना था, कुछ बड़ा करना था। उन्होंने मेरे लिए प्लानिंग कर रखी थी। जब मैं इंडिया टीम का कोच था तो मैं शिमला में रहता, शिमला के आगे सिलारू जगह थी, वहाँ पे हम लोग रनिंग करते थे पहाड़ों पे। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला रहती थी, उसको मैं कुछ दान दे के, कुछ चाय की पत्ती, साबुन वगैरह ये कुछ घर से ले आके, हम लोग पहाड़ी पे रहते थे, बुजुर्ग लोग थे वो, तो उनको मैं देने जाता था। तो एक दिन मैं जब दे के आ रहा था तो मेरा पैर का जो कार्टिलेज है घुटने का, राइट पैर का, वो डैमेज हो गया। नीचे आने के टाइम पहाड़ी पे थे, काफ़ी दर्द हुआ, मैं चल नहीं पाता था सीढ़ियाँ। मैंने एक दो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर थे, बड़े बड़े डॉक्टर, उन लोग से ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिला। उसी टाइम पे जब मैं वापस भोपाल आया मेरे घर छुट्टियों के बीच में, तो उसी टाइम पे एक फ़ोन आया मेरे टाइम पे, एक कंपनी से फ़ोन आया कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बोल रहा हूँ और आपके दोस्त ने आपका नंबर दिया है और आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सॉरी, यदि कोई कंपनी से आप आए हो तो मेरे पास समय नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इस पर की कुछ कृपा हुई और उन्होंने मुझे बुलाया 2 बार। तब मेरे दिमाग में आया कि चलो बंदा दिल्ली से आया हुआ है, एक कटसी बनती कि चलो जाके मिल लेते हैं। मैं उस शख्स से जाके मिलने लगा तो स्मार्ट शख्स था, और वो शख्स था दीपक सूद, जो कंपनी के हमारे डायरेक्टर हैं दीपक सूद जी। उनसे जब मिला तो मैं बिल्कुल कान बंद और हाथ बंद और तैयार होके गया था कि इनकी बातों में मैं फंसूंगा नहीं। उन्होंने काफ़ी प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अंदर से वापस में बैक हो जाता था कि कोई लफड़े में नहीं पड़ना है, कोई कंपनी के चक्कर में नहीं आना है। लास्ट में 2 घंटे हुई, चाय कॉफ़ी पीते रहे। आखिरी में ये हुआ कि मैंने कुछ पॉजिटिव सोचा, ईश्वर ने सुदबुद्धि दी मुझे कि मैंने वो फॉर्म पे साइन कर दिया, और वो फॉर्म मेरा दिल्ली चले गया, दिल्ली में जमा हो गया। और वहाँ से मेरा, जब मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं था, ना कोई ऑफिस हुआ करते थे, ना कोई ट्रेनिंग होती थी, मात्र 4-5 प्रोडक्ट थे। मैं ये बात कर रहा हूँ नवंबर 2004, जबकि कंपनी लॉन्च हुई थी उस साल। कुछ भी नहीं होने के कारण एक कोरियर मेरे घर पे आया, उसमें 2-3 प्रोडक्ट थे और एक टेप से लगा हुआ था, उसमें कोई वो नहीं था, कोई वेस्टेज का मोनो नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही आया कोरियर, मैंने अपनी बीवी के डर के चक्कर में उठा के और एकदम लाफ्ट पे डाल दिया था कि कोई उसको देखे नहीं, मेरी बीवी देखे नहीं, मेरी मिसेस वापस घर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। दोस्तों फिर मैं जब इंडिया टीम का कोच था, जब मेरा वो बना दर्द हुआ था, तब मुझे याद आया कि कुछ कोरियर मेरे घर पे आया था, उसमें घुटने के बारे में कुछ था। तो मैंने उसको टेप को धूल साफ करी, टेप को खोला और वो प्रोडक्ट मैंने दोस्तों खाया, मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैंने 2-3 डब्बी और मंगाई दिल्ली से। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और वो एकमात्र प्रोडक्ट मुझे जब अच्छा लगा, उससे मेरा कारोबार चालू हुआ। मैंने अपने दोस्तों को बताया, स्पोर्ट्स वालों को। मेरी मिसेस के बाल झड़ते थे, उनको मैंने शैम्पू दिया। जब मैंने शैम्पू दिए तब भी कंपनी की बात नहीं की थी, ना हमने कोई बिजनेस की बात सोची थी। मैंने बोला कोई बाबा आबा था, उसने ये शैम्पू दी, बोतल दी है, लगा के देख लो, बाल यदि ठीक होते तो ठीक ही, नहीं तो कोई बात नहीं। लकीली क्या हुआ, उसके बाल भी झड़ना थोड़े बंद हुए। वहाँ से हमारा कारोबार चालू हुआ। 2-3 लोगों से हम लोग मिले, उन्होंने भी बताया और प्रोडक्ट की खाली हुआ। तो मेरा पहला चेक आ गया उस प्रोडक्ट के कारण। वो मात्र चेक था 446 रुपये का। वो एक चेक आने के बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्ट यूज करते रहे। उसके बाद दूसरा चेक आया 700 रुपये करीबन का, तीसरा चेक आया 1200 रुपये करीबन का। तब मैंने सोचा यार कुछ तो बातें भी, थोड़े से प्रोडक्ट लेने में आ रहे हैं। तो मेरे एक MD थे हमारे, जो BHL में HOD,
मैंने उनसे सर से बात की, मतलब सर ऐसे ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं। तो बोला अरे छोड़ो, ये कहाँ तुम छोटी सी कंपनी में लग रहे हो, कहाँ की कंपनी है, यदि कुछ करना है तो चलो, मैं एक विदेशी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ मेरे साथ चलो। मैं बोला मैं पहले ही बहुत कंपनी कर चुका हूँ और अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उनको कुछ मैंने प्रोडक्ट दिए और उनको फ़ायदा हुआ, वो मेरे साथ चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद जब हम कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी और ऑफिस देखा, कन्वर जी से मिले, दीपक जी से मिले, तब उनका जब विजन लगा कि ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये लालची टाइप के लोग नहीं है, और ये जो कंपनी है इसको 2-3 साल चलाने का नहीं है, इसको बड़ा चलाने का विजन है इनका, ये लाख सालों साल चलती रहेगी। उस आने के बाद मेरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं, अब तो करना है तो ठीक कंपनी करना है और वेस्टेज ही करना है। वहाँ से हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ। तब मध्य प्रदेश में हमारे पास कुछ साधन नहीं थे, मेरे पास मोटरसाइकिल थी मात्र एक बजाज 125 डिस्कवर। उस मोटरसाइकिल से हम 300 400 किलोमीटर गांव में, शहरों में सफ़र करते थे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, टीम बनती गई, और खुशकिस्मत हूँ मैं उस टाइम पे मुझे 2-4 अच्छे नगीने हीरे मिल गए, क्योंकि लोगों को होता ना इस बिज़नेस में हीरे तलाश करने का बिज़नेस है। किसी की किस्मत अच्छी है, कोई नेक काम करा होगा, पुण्य काम करते हैं, उनको हीरे जल्दी मिल जाते हैं, और किसी ने कुछ नहीं करा हुआ तो उसको बाद में मिलते हैं, किसी किसी को नहीं भी मिलते। तो मेरे पुण्य थे कि मुझे विक्की जायसवाल, एचपी साहू जी, सुरेश जेवार जी और भी ऐसे अनगिनती हीरे शुरुआत के दौर में मिल गए। उसने उन लोग के कारण मेरी टीम मजबूत होती गई, और वो एक प्रोडक्ट के कारण मेरा जो कारोबार बढ़ा। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी टीम में 15 लाख लोग हो चुके हैं। मेरा जो आज का लेवल है, बढ़ते बढ़ते डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो चुका है। लग्जरी गाड़ी की मैं बात करूं तो मेरे पास 4 कारें हो चुकी है, जिसमें 2 BMW, एक BMW X1 है, और अभी जस्ट 4-5 महीने पहले ही मैंने जैगुआर लिए, जो भोपाल और मध्य प्रदेश की पहली गाड़ी होगी, वो मेरी गाड़ी लिए। विदेश यात्रा की मैं बात करता हूँ तो आज हम लोग कई बार विदेश यात्रा, मुझे पता भी नहीं कि कौन कौन से देशों में हम घूम चुके हैं, लगभग 23 कंट्री, जिसमें ये नहीं कि हम लोग छोटे मोटे घूम के आ गए। स्पेन, बेल्जियम, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, पता नहीं बड़ी बड़ी, जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते कि वो वहाँ पे जाएंगे। जो अरबपति करोड़पति लोग होते हैं वो भी विदेश यात्रा जाने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन हम लोग आज तक 23 देशों में घूम चुके हैं। और दोस्तों, पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद प्रॉब्लम तो आपको भी आएगी, मुझे भी आई। जब मैं शुरुआत के दौर में जब करता था तो लोगों ने मेरे को बहुत मजाक उड़ाई थी। मैं इंडिया टीम का कोच था, मुझे भी ईगो लगता था कि यार कहाँ तेल साबुन और सामानों के बेच में होते थे। मेरे मोहल्ले वाले मेरी मजाक उड़ाते थे। एक बार का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि जब क्लोजिंग के दिन में आ रहा था तो वहाँ पे क्लोजिंग के दिन क्या होता है, बहुत सारा हम लोग बिजनेस डालते ही है, तो बहुत सारी ऐसी पन्नियाँ थी 30 तारीख की नाइट को 9 बजे करीबन। तो दोस्तों, आपके भी मोहल्ले में, पड़ोसी में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ बतौलेबाज, जिनकी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं, उनको ज़िंदगी जीना नहीं आता, उनको ज़िंदगी काटने वाले होते हैं। वो ज़िंदगी काटने वाले बतौलेबाज क्या करते हैं, खाना खाया, सोए, आराम, पान चबाया, लूंगी लपेटी, वो चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं। वैसे ही मेरे मोहल्ले में भी हुआ कॉलोनी में। जब मैं क्लोजिंग करके आया था मोटरसाइकिल से तो वो लोग रास्ते में खड़े रहे, और जब मैं मोटरसाइकिल से दूर से आ रहा था तो मेरे साथ में बहुत सारी पन्नियाँ लगी थी, 8-10 पन्नियाँ, इधर 10-15 पन्नियाँ हैंडल पे, पीछे सब वाइट वाइट चमक रही थी पूरी तरफ। तो आपने देखा होगा ना कभी कि जब मैं आ रहा था तो मेरे मोहल्ले वाले दूर से मुझे देख के बड़े मजाक के, हंसी के मूड में थे, वो मेरी बेइज्जती करना चाहते थे। बोला, कोच साहब श्रीवास्तव जी, इंडिया टीम के कोच, आप जब दूर से आते हुए दिख रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि कोई मुर्गी बेचने वाला आ रहा है करके। तो मैंने बोला, यस, आपने सही पहचाना मुझे, ये मुर्गियाँ है, लेकिन ये आने वाले टाइम में सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। उसके बाद से उनकी सोच बदली, और आज मोहल्ले के अंदर, उन्हीं लोग के अंदर, घर में यदि कोई प्रोग्राम होता है ना तो सबसे पहला कार्ड मेरे घर में आता है। उसका रीज़न क्या है, उनको पता है कि सब 500 रुपये देंगे तो श्रीवास्तव जी 1001 का लिफाफा देंगे, इसलिए पहला कार्ड हमारे घर आता है। आज वही लोग जो पहले हमारी मजाक उड़ाते थे, मेरे पास आके चुपचाप कान में बोलते हैं, भैया मेरा भतीजा बेरोजगार है, मेरा मामा का लड़का है, उसको भी साथ में ले जाया करो, टूर वूर पे घूमने, ये भी कुछ सीख जाएगा आपसे। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको सफलता के लिए खुद को ही ऊपर जाना पड़ेगा, अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने समय खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक किसी लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लोग आपको ऊपर उठाते जाएंगे। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, इसमें सबसे जो खूबसूरत बात मुझे लगी
कि इसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है और आपके जो लोग हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने जब शुरुआत में चालू किया था तो 2.5-3 महीने के अंदर मात्र 2 लोग आए थे। आज बढ़ते बढ़ते 2.5-3 लोग से वो जो मल्टीप्लाई होना चालू हुआ, आज 10-15 लाख लोग हो चुके हैं। कई लोगों ने अचीवर्स बन चुके हैं, हज़ारों गाड़ियाँ आ चुकी है, लोगों के लाखों पैसा आने लगा है। ये कोई सफलता नहीं है कि मैं पहले आ गया तो मुझे है, मेरे बाद में भी हमारी टीम में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम मेरे से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आखिरी बार आपको मैं बोलूँ, यदि आप अपने बच्चों का कैरियर चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में आप कुछ अच्छा करके जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी 1-2 जगह गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरे दोस्त से मिलने गया था जो सीरियस थे और शायद उनको भी लगने लगा था कि अभी मेरा अंतिम समय आ गया है। तो जब मैंने जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोले, श्रीवास्तव जी, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चे और बीवी का आप थोड़ा ध्यान रखना। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ पा रहे थे, उनको एक ही टेंशन था कि मेरे बाद मेरे बच्चों परिवार का क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेस्टेज एकमात्र ऐसा परिवार बन चुका है हमारा, एकमात्र हमारी ऐसी कंपनी बन चुकी है, एकमात्र ऐसा जरिया बन चुका है कि यदि आप एक अच्छी टीम तैयार कर लोगे तो आपकी जो औलाद होंगी, आपके जो बच्चे होंगे, यदि वो लायक होंगे तो इस बिज़नेस को कई गुना बढ़ाते जाएंगे। यदि नालायक भी होंगे तो भी उस बिज़नेस को कम नहीं कर पाएंगे जो आप उनके लिए छोड़ के जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है इसके अंदर कि आपको ऊपर जाते टाइम बिल्कुल आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत होकर जाओ कि आपके बाद आपके बच्चे, आपके परिवार और उनके बच्चे, उनके भी परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूरी लाइफ को एंजॉय करते जाएंगे। और समय ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा वॉरियर्स को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज पूरे हिंदुस्तान में तैयार कर दिया और एक ऐसी टीम तैयार हुई है वॉरियर्स की जो आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया के अंदर छा जाएगी। और हमारे जो वॉरियर्स के लीडर है, जो हमारे एनसीटी के मेंबर है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रवार करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा है, ये हिंदुस्तान में क्रांति रच देगा। और हमारा वेस्टेज परिवार के मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि एक मेरा छोटा सा बंदा, सिंपल सा आदमी को ऐसी लाइफ दी है जो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति भी लोग नहीं हुआ। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये एक 5 स्टार होटल है, हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पे ठहरे हुए हैं। आज हम वेस्टेज के कारण अफोर्ड कर पा रहे हैं कि वेस्टेज 5 स्टार होटल में हम लोग ठहर पा रहे हैं। इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आप जितना अपने ऊपर खर्च करते हो उतनी आपकी इनकम दोबारा तिबारा घूम के वापस आती है। आज हम लग्जरी कार में घूमते हैं, फ्लाइट से हम लोग जाते हैं, और आज ये जो सब कुछ है ये सब कुछ हमारा वेस्टेज और वॉरियर्स के कर हुआ। उसके लिए मैं आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि केवल आप धर्म का काम है, आप किसी मंदिर और मस्जिद में मत जाना, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर भेज देना, वो आपको ज़िंदगी भर तक दुआ देंगे। विश यू वेल, थैंक यू।